कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत भी सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विधियों को लेकर के आए हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, क्योंकि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो लक्ष्य है, जो सिद्धांत है, जो उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्य रखे गए हैं, बहुत विस्तृत उद्देश्य है, बहुत ब्रॉडर उसके ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, जो कि सिर्फ एक या दो तीन विधि से उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसको प्राप्त करने के लिए विद्वानों ने अलग अलग मेथड्स को बनाया गया है ना। तो आज हम जो है एक ऐसी विधि को लेकर के चल रहे हैं, व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड का मतलब क्या होता है या व्याख्यान विधि का मतलब क्या होता है कि अपना भाषण देना, है ना, डैश पर आकर के अपना भाषण देना, ये लेक्चर मेथड होता है, या इसको व्याख्यान विधि कहते हैं। व्याख्यान का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक मान लो हमने टॉपिक लिया है तो उस चीज को हमें समझाना है बच्चों को अपनी भाषा में, उसको सरल करके विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से, विभिन्न उदाहरण के माध्यम से जो है वो बच्चों तक हम समझा रहे हैं उस टॉपिक को, यानी कि उसको हम एक साधारण रूप में, एक साधारण भाषा में, एक सरल भाषा के रूप में उसको हम लेकर के चल रहे हैं। यह विधि अगर देखी जाए तो बहुत प्राचीन विधि हो रही चली आ रही है हमारी। या आपके प्राचीन काल से जब से आपने यहाँ पर जैसे वेदकालीन शिक्षा देखी है, उसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा हुई है, या आपके मध्यकालीन जिसमें आपका मुगलकालीन शिक्षा बोला जाता है, या मुस्लिमकालीन शिक्षा जिसको बोला जाता है, तो उन सब में भी ये व्याख्यान विधि का इस्तेमाल वहां पर किया जाता था। जो बड़े बड़े जो व्याख्यान कक्ष होते थे उनमें बच्चों को वहां पर बिठाया जाता था, और टीचर्स जो है अपने सब्जेक्ट से, अपने विषय से संबंधित कोई टॉपिक लेकर के उसके चारों तरफ के ज्ञान को फिर वो व्याख्यान के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। यह विधि अगर देखी जाए तो माध्यमिक स्तर से ऊपर के जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, यानी कि आपके ग्रेजुएशन लेवल के या उच्च शिक्षा लेवल के जो बच्चे होते हैं, वहां पर ज्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर जो है थोड़ा ऊंचा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो वो जो चीज उनको लेक्चर के माध्यम से समझाई जा रही है, दिखाई जा रही है, बताई जा रही है उनको, तो वो चीज उनके समझ में आ जाती है ना। इसमें लेक्चर जो दिया जाता है एक टॉपिक को एक सरल बनाने के लिए, और उसकी सरल बनाने के लिए विभिन्न उसमें उदाहरण देने पड़ते हैं, उनके जीवन से संबंधित कुछ उदाहरण देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से यह विधि जो है एक अच्छी विधि मानी जाती है, पढ़ने पढ़ाने की स्वाभाविक विधि मानी जाती है। यह विधि जो है अगर इसको हम देखें तो यह छात्र केंद्रित विधि नहीं है, ये सिर्फ जो है अध्यापक केंद्रित विधि इसको माना जाता है, क्योंकि अध्यापक का इसमें जो है एक सर्वसर्वा होता है। अध्यापक वो अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी स्वतंत्रता को, अपनी व्यक्ति को जो है, अभिव्यक्ति को जो है वो प्रकट करता है उस टॉपिक को समझाने के लिए। अब हम देखते हैं कि इस व्याख्यान विधि के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो इसको हम पाठ्यक्रम में हमने इसको अपनाया है पाठ्यक्रम देने के लिए, है ना। तो कौन कौन से इसमें गुण वो जो है बताए हैं विद्वानों ने। जैसे इसमें सबसे पहला गुण इन्होंने बताया है कि यह शिक्षण को प्रभावी बनाती है, प्रभावी शिक्षण में यह सहायक है। क्या गुण है इसका? प्रभावी शिक्षण में सहायक, प्रभावी शिक्षण में सहायक। टीचर का जो शिक्षण कार्य होता है, अगर उसको हम प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो उसको लेक्चर मेथड से अपना शिक्षण करना चाहिए। इसका मतलब यह है, यानी कि शिक्षण को यह प्रभावी बनाती है, क्योंकि अध्यापक को एक स्वतंत्रता मिली हुई होती है इसमें, अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को मतलब किस माध्यम से देना है। आप जो है विभिन्न उदाहरण के माध्यम से दे रहे हैं, विभिन्न स्पष्टीकरण के माध्यम से दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बातें, कहानियां बता करके उसको अपनी बात को अपनी स्पष्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है क्लास में पढ़ने पढ़ाने का माहौल उत्पन्न होता है, इससे जो है नीरसता आती है, इससे कक्षा में रोचकता आती है, पाठ में पढ़ने
आती है। इससे पढ़ने पढ़ाने में बच्चे जो है रुचि लेते हैं, जिसमें इससे बच्चे जो है अलर्ट रहते हैं। जब टीचर जो है लेक्चर स्टैंड पर खड़ा होकर के किसी टॉपिक को अच्छी तरह से वो समझा रहा है तो बच्चे सचेत होकर के ध्यानपूर्वक होकर के उसको वो सुनते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो है ये सोचते हैं उनके दिमाग में कि हो सकता है टीचर जो है उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर कर सके, तो इसलिए वो सचेत रहते हैं, शिक्षण जो है वो प्रभावी बनता है उससे। दूसरा इन्होंने बताया है कि भाषा संबंधी योग्यता का विकास होता है इससे, है आपका भाषा संबंधी योग्यता का विकास। इस हेडिंग से पता चल रहा है जब लेक्चर में भाषण दिया जाता है, तर्क दिए जाते हैं, अपनी बात का स्पष्टीकरण दिया जाता है और स्पष्टीकरण देने के लिए विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, विभिन्न दृष्टांत दिए जाते हैं, तो विभिन्न उदाहरण और दृष्टांत को देते समय या अपना भाषण देते समय जो है अध्यापक जो है अपनी भाषा को सरल बनाने की कोशिश करता है या भाषा में शब्दों का ऐसा गुंथन लाने की कोशिश करता है जो बच्चों को एकदम वो उनके लिए सुग्राही बना सके उस ज्ञान को, या वो अच्छी तरह से उसको ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो अध्यापक जो है अपनी वोकैबुलरी को जो है, अपनी भाषा को जो है वो मजबूत बनाना चाहता है ना, विभिन्न प्रकार के शब्दों को जो है वो उसमें लाना चाहता है, अपने वाक्यों को बोलते समय विभिन्न प्रकार के शब्दों को, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को, विभिन्न प्रकार के वाक्यों को है, वाक्यों में जो है वो शब्दों का गुंथन होता है, तो शब्द जो है वो विभिन्न प्रकार की सोच होती है, चिंतन करता है, विश्लेषण करता है कि कौन कौन से मैं अपने शब्द जो है इसमें इस्तेमाल करूं ताकि थोड़े शब्दों में ही मैं अपनी बात को ज्यादा कह सकूं या मेरी बात का प्रभाव जो है बच्चों पर अच्छी प्रकार से पड़े, वो उसको सरलतापूर्वक समझ सके। तो इस तरह से टीचर की जो वोकैबुलरी होती है, भाषा जो होती है उसका विकास उसके माध्यम से होता है। तीसरा इन्होंने इसमें बताया है कि समय और परिश्रम की बचत होती है इसमें। तीसरा इसका गुण बताया है, इसमें क्या होता है, समय व परिश्रम की बचत होती है। कुछ विधियां ऐसी होती हैं, पहले लिखना पड़ता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है, कुछ बताएंगे, फिर बच्चे वहां से कुछ उतारेंगे, है ना, तो एक उसमें समय भी काफी लगता है, समय भी लगता है उसमें और परिश्रम भी उसमें ज्यादा लगती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें यह विधि जो है श्रम से भी और आपका समय से भी जो है और ऊर्जा से भी ये बचाव करती है शिक्षक का और छात्र का भी, यानी कि कम समय में आप अपने ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। आप अपने ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को देने के लिए कम समय इसमें यूज करते हो, एक थोड़े ही समय में आप जो है एक स्पष्टीकरण देते हो जब आप टॉपिक का, तो विभिन्न प्रकार की बातों को बता देते हो, है ना, तो उसमें जो है आपका श्रम कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है आपका, और समय भी कम लगता है इसमें, आपका ऊर्जा भी कम लगती है इसमें आपकी, है ना। तो इस प्रकार से भी है मितव्ययी विधि कहलाती है, श्रम के माध्यम से भी और समय के लिहाज से भी, क्योंकि इसमें जो है एक शिक्षक जो है छात्र छात्राओं को जो वो देना चाहता है, वो ज्ञान देना जा रहा है, तो वो ज्ञान जो है एक थोड़े समय में ही बहुत ज्यादा ज्ञान वहां पर पहुंच रहा है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें, इसमें तर्क शक्ति का विकास होता है ना, तर्क शक्ति का विकास, इसमें बच्चों की तर्क शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब इसमें लेक्चर दिया जा रहा है, भाषण दिया जा रहा है, तो इसमें प्रश्न उत्तर भी किए जाएंगे बीच में। जब प्रश्न उत्तर किए जाएंगे तो बच्चों की जो भी प्रश्न है या उनके शंका है या डाउट्स है वो भी बीच बीच में वो क्लियर करते जा रहे हैं। और अगर प्रश्न उत्तर पूछ भी रहे हैं वहां पर, अगर किसी एक बच्चे से प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो दूसरे बच्चा बताएगा, दूसरे को नहीं आएगा तो तीसरा बताएगा, है ना। तो इस प्रकार से
बच्चों की सोचने समझने की शक्ति भी मजबूत होती है और एक तर्क करने की शक्ति भी उसमें मजबूत होती है। और अध्यापक की तर्क शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि वो अपने तथ्यों को सही साबित करने के लिए या अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्कों का वो उदाहरण देता है। विभिन्न प्रकार के अपने तर्क जो है वो प्रस्तुत करेगा, उन तर्क के आधार पर ही वो अपना स्पष्टीकरण जो है वो देता जाता है, अपना भाषण देता जाता है। तो इस प्रकार से इसमें छात्रों का भी तर्क शक्ति जो है उनकी मजबूत होती है और टीचर की भी तर्क शक्ति इसमें मजबूत होती है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो विषय वस्तु का स्पष्टीकरण हो जाता है। इसमें विषय वस्तु का स्पष्टीकरण, इस माध्यम से पढ़ाया गया जो विषय वस्तु होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाती है छात्रों को। छात्र जो है उसको एक सरल वे में लेकर के समझ लेते हैं। जो अध्यापक एक अपने लेक्चर स्टैंड पर खड़े होकर के या बच्चों के सामने इस तरह से खड़े होकर के बच्चों के सामने रूबरू होकर के उनसे कुछ बताता है, तो बच्चे जो है जब सामने बैठे हैं फेस टू फेस जो है, अगर उनकी कोई चीज क्लियर में नहीं आ रही है तो वो खड़े होकर के बच्चे जो है अपने टीचर से पूछ सकते हैं इसमें, है ना। तो वो चीज जो है वो टॉपिक जो है वो प्रकरण जो है जो विषय वस्तु जो है वो कंटेंट जो है वो उनका क्लियर होता जाता है, वो स्पष्ट होता चला जाता है। और स्पष्टीकरण देने के लिए जो विभिन्न प्रकार के उसमें उदाहरण दिए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दृष्टांत दिए जा रहे हैं, कहानी बताई जा रही है उसमें बच्चों को, है ना। कहानी या उदाहरण की बात हो गई उसमें, है ना। तो और विभिन्न प्रकार की उसमें एक सरल भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है ना। इस तरह के भावों का प्रयोग किया जा रहा है कि अपनी जो कंटेंट अपनी विषय वस्तु जो है उसका एक स्पष्टीकरण बहुत अच्छा हो सके, उसका स्पष्टीकरण जो है प्रभावशाली बन सके, ताकि बच्चे जो है उसको अच्छी तरह से समझ सके। नेक्स्ट इसमें आता है, इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बनता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इससे बनता है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें पाठ्य पुस्तकें तार्किक आधार पर निर्मित होती हैं। जो पाठ्य पुस्तकें जो बनाई जाती हैं वो विभिन्न प्रकार के तर्कों के आधार पर बनाई जाती हैं, जबकि शिक्षक अपना व्याख्यान जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार करता है ना। तो वह अपने व्याख्यान में बच्चों की रुचि, उसकी योग्यताओं की क्षमताओं का मानसिक स्तर जो है उन सभी का ख्याल रखते हुए अपना भाषण को तैयार करता है, तब जाके कोई लेक्चर देता है। यानी कि उस विधि में जो है बच्चों की रुचि का, बच्चों की योग्यता का, उनकी मानसिक योग्यता, उनकी बौद्धिक योग्यता, उसका ध्यान रख करके और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रख करके ही ये लेक्चर दिया जा रहा है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी वहां पर उपजाता है, उसको भी विकसित करता है। नेक्स्ट इसमें आता है, ये शिक्षक के लिए सुलभ होती है। शिक्षक के लिए क्या होती है, सरल होती है। यह विधि जो है अध्यापकों के लिए एक सरल विधि मानी जाती है। इससे सरल विधि और कोई दूसरी मुश्किल ही होती होगी, क्योंकि इसमें जो है जो भी आपको टॉपिक अपना जिसका स्पष्टीकरण करना है उस पर थोड़ा सा आपको अपनी भाषा पर एक जो है वो मास्टरी होनी चाहिए, है ना। या उस कंटेंट या उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से थोड़ा सा पढ़ करके अगर आप आ जाएं तो आपका जो पढ़ाना है, आपका जो शिक्षण कार्य है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कक्षा में जब एंट्री करेंगे, आप अपने टॉपिक को पढ़ाना शुरू करेंगे, तो अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है तो आप थोड़े से परिश्रम से थोड़े से समय में ही बहुत कुछ वहां पर कह सकते हैं, बहुत कुछ ज्ञान आप बच्चों को दे सकते हैं। तो यह एक सरल विधि है, इसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं होती हैं कि हर अध्यापक को उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें तो थोड़ा सा आप अपनी विषय वस्तु या कंटेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, उस चीज को आपको आना चाहिए, उस चीज को आपको अभिव्यक्ति करनी आनी चाहिए। तो आपके पास भाषा भी है ना, आपके पास शब्द भी है, आपके पास किताब भी है, आपको तो सिर्फ अपना एक आत्मविश्वास जो है मेंटेन करके बच्चों के सामने जो है उस कंटेंट को प्रोवाइड कराना है, बच्चों तक पहुंचाना है ना। तो ये एक बहुत ही सरल विधि
स्टूडेंट्स के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें श्रवणेंद्रियों का उचित प्रशिक्षण भी होता है, यानी कि जो सुनने वाली जो इंद्रियां होती है हमारी, इनका उचित प्रशिक्षण भी हो जाता है। सुनने का काम कौन कर रहा है क्लास में? छात्र छात्राएं कर रहे हैं। टीचर तो जो है अपना भाषण दे रहा है, अपनी व्याख्यान दे रहा है, और जो है सुनने का काम जो है छात्रों का है। लेकिन सुनने का भी एक तरीका होता है, एक तो सुनना ही है कि इस कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया है, या ऐसा होता है कि वो सुन रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जो है आपकी श्रवण इंद्रियां जो है वो सचेत हो रही है, जागरूक है, आपके कान जो जागरूक, आप एक एक चीज को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हो सकता है बीच में जो टीचर जो है कोई क्वेश्चन आंसर कर दे, तो जिस बच्चे को उठाया जाएगा वो क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा, तो हो सकता है उस बच्चे की वहां पर डांट पड़े, तो उसकी इंसल्ट हो सकती है, उसका अपमान हो सकता है। तो उस वजह से वो अपने कानों को जो है सचेत रखता है कि एक एक चीज को मैं सुनता हुआ जाऊं, क्या मुझको समझा रहे हैं। फिर वही मन ही मन जो है उसको वो एक अपना एक वो बना लेता है, एक एस्टिमेट बना लेता है कि अगर टीचर मुझे कुछ पूछेगा तो मैं यहाँ इस तरह से जवाब दे सकता हूँ। तो वहां पर वो सुनने का भी एक प्रशिक्षण उनको बच्चों को मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने इसके कुछ गुण गिनाए हैं। अब इसके हम दोषों पर अगर चर्चा करें तो दोष हम देखेंगे यहाँ पर, यह है एकांगी विधि। इसको एकांगी विधि बोला गया है। अगर हम दोष देखेंगे, पहले हमने गुण देखेंगे, अब दोष देखेंगे, तो दोषों में इसको एकांगी विधि कहा गया है। एकांगी विधि का मतलब यह है कि इसमें एक ही पक्ष ज्यादा सक्रिय रहता है, और वो पक्ष कौन सा है? वो पक्ष है टीचर का पक्ष जो है। अध्यापक जो है अपनी क्लास में ज्यादा सक्रिय रहता है, वह अपने कंटेंट को या अपनी विषय वस्तु को देने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम को प्रयोग करता है। जैसे आपको चार्ट दिखाया, जैसे आपको कोई मॉडल दिखाया, उस पर व्याख्यान दिया है, विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए, तो इसमें ज्यादातर जो है टीचर जो है वो सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, इसमें छात्र ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो वो शिक्षण नीति ज्यादा कारगर होती है, ज्यादा सफल होती है, जिसमें दोनों समान रूप से उसमें एक्टिव रहते हैं। दूसरा इसमें बताया है कि मौलिक चिंतन का इसमें अभाव है। मौलिक चिंतन का अभाव। इसमें छात्रों का जो है, छात्रों के अंदर जो है मौलिक चिंतन का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जो टीचर ने कक्षा में आकर के पढ़ाया है, बताया है, जो ज्ञान दिया है, बच्चे तो है उसी को ही वो सब कुछ मान लेते हैं, उसमें अपनी श्रद्धा लगा लेते हैं, उसमें अपना विश्वास लगा लेते हैं। उनका जो खुद का एक एटीट्यूड होना चाहिए, उनका खुद का एक नजरिया, एक दृष्टिकोण होना चाहिए, खुद का एक ज्ञान होना चाहिए, वो वहां पर नहीं पाया जाता है। क्योंकि जो टीचर ने बता दिया वही सही है, जो टीचर ने लिखवा दिया वही सही है, जो टीचर ने आपको पहुंचाया आप तक जो ज्ञान वही सब सही है। तो इसमें मौलिक चिंतन का अभाव पाया जाता है। बच्चे जो है अपनी तरफ से कुछ पढ़ने की कोशिश इसमें नहीं करते हैं, किताबों को घर जाकर के देखते नहीं है, कापी को घर जाकर के नहीं देखते हैं कि टीचर ने हमें क्या बताया था। तो ये एक एकांगी विधि होती है, और ये एक मौलिक चिंतन का इसमें अभाव पाया जाता है। तीसरा इसमें बताया है कि व्यवहारिक ज्ञान की इसमें उपेक्षा होती है। व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा। इसमें जो व्यवहारिक ज्ञान देने की जो बात होती है दूसरे मेथड के माध्यम से, वो व्यवहारिक ज्ञान इसमें नहीं दिया जा रहा है। इसमें यह विधि जो है विषय के व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा करके सैद्धांतिक पक्ष पर ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और इस विधि में करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग जो है आदि क्रिया के लिए कोई स्थान इसमें नहीं दिया गया है। क्योंकि इसमें तो सिर्फ जो है अध्यापक जो है किसी चीज को पढ़ा रहा है, बता रहा है, ज्ञान दे रहा है, और अध्यापक छात्र जो है सामने बैठे हैं और उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो उनका कोई व्यवहारिक ज्ञान
वहां पर नहीं हो रहा। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब यह है कि जैसे हमने कोई चीज बताई है उसको कहीं पर अप्लाई करके देखना या उस चीज को अपने आचरण में लेकर के आना है ना, तो वही तो व्यवहारिक ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान का अवसर बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। वहां तो सिर्फ वो टीचर का जो कहा हुआ कथन है, जो वाक्य है, जो शब्द है, जो भाषण है, उसको सुनने के आदी हो गए हैं। यहाँ पर एक और चीज बताई इसमें कि रटने की तरफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, रटने की प्रवृत्ति आ रही है, रटने की प्रवृत्ति बन रही है। देखिए ऐसी विधि में रटने पर ही ज्यादा बल दिया जाएगा, क्योंकि लेक्चर अध्यापक ने लेक्चर दिया, भाषण दिया और वो अपना भाषण जो है विभिन्न माध्यम से दे करके वो चला गया है। लेकिन अब आपको याद रखना है, वो कैसे याद रखेंगे, तो आप उस चीज को रटने की कोशिश करेंगे, है ना, स्मरण शक्ति या उसको एक यादगार बनाने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका माइंड जो है ज्यादा शार्प है, अगर आपका मस्तिष्क जो है बहुत ही जो है कुशल बुद्धि के है, तो आप उस लेक्चर को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज जो है सामान्य जो औसत बुद्धि के होते हैं बच्चे जो है, उसमें तो रटने की प्रवृत्ति होती है, वो उस चीज को रटेगा तब जा करके वो कुछ उसमें कर सकता है। और रटने की जो विधि होती है, रटने की प्रवृत्ति होती है, ये गलत एक इशारा होता है कि वो गलत तरफ जा रहे हैं बच्चे। सोचने समझने की उनकी शक्ति, चिंतन की शक्ति उनकी जो है वो उनका विकास वहां पर नहीं हो पा रहा है। तो ये एक चीज और आता है कि ये सभी शिक्षकों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सभी अध्यापकों के लिए उपयोगी नहीं। यह विधि जो है सभी प्रकार के जो अध्यापक होते हैं उनके लिए उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि सभी का जो है एक इसकी आवाज स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा का जो है एक सिलेक्शन जो होता है वो भी सही होना चाहिए, उदाहरण देने की भी उसके अंदर कुछ काबिलियत होनी चाहिए, तब जाकर के यह विधि जो है कारगर साबित होती है। लेकिन ज्यादातर जो है अध्यापक जो है इस तरह की विधि को सभी प्रकार के अध्यापक जो है इसको नहीं अपना सकते, क्योंकि उनकी भी अपनी प्रतिभा होती है, अपना एक वोकैबुलरी का एक वो होता है कि जिस दायरा होता है जिसमें वो अपनी वोकैबुलरी का विकास करते हैं। उदाहरण देने का एक उसका स्टैंडर्ड होता है, हर व्यक्ति का एक अपना आत्मविश्वास होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक आवाज होती है, वॉल्यूम होता है ना, एक मैनेज करने का हर व्यक्ति का एक तरीका होता है। तो हर प्रकार के जो अध्यापक होते हैं और तो वो इस विधि को नहीं अपना सकते हैं, तो उनके लिए उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें बताया कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। एक तरफ तो पहले मनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन जब दोष निकाल रहे हैं तो विद्वान लोग इसको अमनोवैज्ञानिक विधि भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बच्चों की छात्रों की रुचि का, उनकी योग्यता का, उनके बाल केंद्रितपन का, है ना, वहां पर कोई भी यूज नहीं किया जा रहा है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कोई यूज नहीं किया जा रहा है। और इसमें जो एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो एक तथ्य होते हैं, नियम होते हैं, उनकी अवहेलना इसमें की जा रही है। एक शिक्षण सूत्र होते हैं, उस शिक्षण सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। जैसे सरल से कठिनाई की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस तरह के कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं। और जिस शिक्षण में छात्रों की रुचि, उनकी योग्यता, उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रख करके पढ़ाई नहीं की जा रही है, तो वो शिक्षण विधि अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके एक अवगुण और बताया गया है कि यह जो है नीरस होती है, यानी कि कक्षा जो है इसमें नीरस होती है। कक्षा एक रुचि होनी चाहिए थी, बच्चे जो जिसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए था, है, तो वो चीज यहाँ पर नहीं पाई जा रही है, क्योंकि सिर्फ एक अध्यापक जो है अपना भाषण देने की कोशिश कर रहा है और अच्छी से अच्छी चीज बताने की उसमें कोशिश कर रहा है और अपने एक से एक शब्दों का उसमें मिलान करके गुंथन बना करके वो पहुंचा रहा है। लेकिन बच्चों की इसमें ज्यादा रुचि जो है नहीं है, बच्चे की रुचियों का, उनकी योग्यता का ध्यान इसमें नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए वो उनके लिए रोचकता उसमें नहीं है ना। अगर उनके लिए कुछ उसमें लिखने के लिए कुछ उनको बताया जाए, उनको कुछ करके बताने के लिए कहा जाए, उनको कुछ जिसमें उनका एक्सपीरियंस काउंट हो जाए, है ना, तो सब चीजें ये उसमें नहीं पाई जाती हैं।
तो ये उसके लिहाज से भी थोड़ी सी कम महत्वपूर्ण है या इसका एक दोष माना जाना चाहिए। और एक चीज और है कि यह विधि जो है हर कक्षा स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। प्राथमिक स्तर के लिए तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, माध्यमिक स्तर पर हम थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर भी बच्चे इस तरह से तैयार नहीं होते, इस तरह के परिपक्व नहीं होते हैं कि इस विधि को वो सहन कर सके या इस विधि से दिया गया ज्ञान वो प्राप्त कर सके। इसलिए उच्च शिक्षण संस्थाओं के में जो छात्र छात्रा पढ़ते हैं या उच्च लेवल पर जो बच्चे होते हैं उस पर ही इस विधि को अप्लाई कर सकते हैं, तो हर क्लास के लिए उपयोगी नहीं है।